Abhishek Pandya to come on the dais and express his views. हम बुक के पले बच्चे हैं, एक दिन सब खाएंगे। घर से निकले ही है तो इतिहास रच कर ही जाएंगे, इतिहास रच कर ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो इस वर्ड फाइल के अंदर मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की है, क्या क्या कंटेंट मैंने यूज़ किया था, क्या क्या मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी रही है, कितना रिवीजन किया था और क्या क्या चीज़ें मैंने बिफोर एग्ज़ाम ध्यान रखी थी और कितना ड्यूरिंग एग्ज़ाम क्या क्या चीज़ें मैंने ध्यान रखी थी और एट द एंड में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट इट। तो सबसे पहले चालू करते हैं कोड के साथ। इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। सीए कोर्स ऐसा करिकुलम है, अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो ऑब्वियसली तो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा। मैंने आज तक ऐसा कोई रैंकर नहीं देखा है जिसने प्लानिंग ना की हो। वो रैंकर है, उसको रैंक लाने के लिए प्लान करना पड़ रहा है, तो हम तो एटलीस्ट बोर्ड को पास करने के लिए तो प्लान तो कर ही सकते हैं। ये प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। मेरा एक दोस्त है जो नाम नहीं लेना चाहिए पर ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है जो प्लान करता है, डेली प्लान करता है और डेली ऐसा प्लान करके रख देता है और डेली अलग अलग अपना स्केड्यूल भी बनाता है। फॉर एग्जांपल कि भाई आज से मैं 7 बजे उठूँगा, 7:15 को रिवाइज करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो मतलब कुछ लोगों का ऐसा कंफर्ट रहता है कि भाई आज नहीं हुआ तो एक काम करता हूँ, मैं अपना प्लान ही चेंज कर लेता हूँ। तो प्लान देयर इज़ वन रूल कि भाई 21 डेज लगते हैं कोई भी हैबिट बनाने के लिए। तो ये तो पूरा करियर बना रहा हो, आप थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा इसमें। तो प्लानिंग करो और प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन करो। अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो उसके बाद आप कोई दूसरा वीडियो सर्च करके आप देख रहे हो तो वर्थ नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो ये वीडियो में आपको मैं इसलिए इतनी मॉडिफाई पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं बोला कि भाई आपको ये फॉलो करना है, बट आप ये एक बार करोगे तो आपका कंफर्ट रहेगा कि भाई आप ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, तो कितना कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बात हो गई, ये थोड़ी आउट ऑफ द एकेडमिक चला गया पर ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, पूरे ट्राइड एंड टेस्टेड है, पूरा मैंने यूज़ किया है और बेनिफिट हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की थी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन: अकाउंट, लॉ, FM, SM, स्टडी मटेरियल, ICI's भगवद गीता। क्योंकि पेपर ICI सेट करने वाले हैं, अभी ICI के रिसोर्स को आप यूज़ नहीं करने वाले तो कैसे चलेगा? क्योंकि ICI पेपर निकलने वाले तो स्टडी मटेरियल तो मस्ट ही है ना। क्योंकि ICI बोले कि भाई ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो और एग्ज़ाम देने जाओ, तो हम उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक मंगा रहे, ये बुक मंगा रहे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने अकाउंट, लॉ और FM, SM तो उसमें स्टडी मटेरियल यूज़ किया था। और बाकी बात करते हैं मैंने कहा रेफरेंस बुक यूज़ किए थे और क्यों किया था। पहली बात करते हैं DT में BB सर है, भवनर बुराना सर, काफ़ी रिनाउंड फैकल्टी है DT में और काफ़ी फेमस भी है। तो उनकी एक कम्पैक्ट बुक है जो अराउंड 400 या 500 की मिलती है, तो वो मैंने मंगा ली थी। मैंने DT में स्टडी मटेरियल यूज़ किया था, बट इसमें क्या था कि काफ़ी एडिशनल प्रोविज़न होती है और आप देखोगे ना 3 मॉड्यूल थी DT की, बड़ी बड़ी भर के, और 60 मार्क का वेटेज था। तो मेरे हिसाब से इतना वर्थ नहीं था कि इतना टाइम देने के बाद भी, अगर मैंने टाइम दिया था पर इतना कुछ हुआ नहीं। BB सर की कॉम्पैक्ट बुक, अगर मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ पर ये फैक्ट है, कॉम्पैक्ट बुक मतलब ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं DT के लिए। उसके अंदर सारे कंसेप्ट क्लियरली आपको पता चल जाएंगे। भाई इजी वे में एग्जाम्पल भी डाला है। कॉम्पैक्ट बुक किया, फिर उसकी मैंने मंगा ली थी, कॉम्पैक्ट बुक मंगाई थी। फिर क्वेश्चन है मैंने PDF टेलीग्राम ग्रुप है सर का, तो उसमें से मैंने उठाई थी क्वेश्चन है। सुपर 30 क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया था सर ने टेलीग्राम ग्रुप में, प्लस RTP, MTP, PYP वो भी मैंने किया था DT में। तो ये सारी चीज़ें थी। और हाँ, DT का क्या सीन था कि मेरा अमेंडमेंट आया था ना, तो अमेंडमेंट के हिसाब से मैंने मंगाए थे। तो एक बार अगर आप फ्यूचर में, अगर मैं तो वही रेफरेंस करूँगा, आप स्टडी मटेरियल करो। अगर आप BB सर के कॉम्पैक्ट बुक मंगा रहे हो तो अपने जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है या जो भी फाइनेंशियल ईयर है उस हिसाब से मंगाना, ठीक है। बाकी IDT की बात करें, IDT में मैंने स्टडी मटेरियल मैंने पार्शली यूज़ किया था, मतलब जितने भी चैप्टर थे उसके पीछे एक समरी नोट होती है वो मैंने यूज़ की थी। क्योंकि ऑब्वियसली कि IDT का भी इतना भर के बुक है और A to Z सारी चीज़ें लिखी है, और जो भी चीज़ें रिलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए वो भी सारी चीज़ें लिखी है। तो उसके लिए मैंने
विशाल भट्टर सर की एक चार्ट बुक है, वो मंगाई थी। उसके जो सुपर क्वेश्चन थे वो मैंने लिखे थे, प्लस RTP MTP। वो चार्ट बुक का एक पीछे का एक रीज़न वही है कि टू बी ऑनेस्ट कि IDT का सब्जेक्ट मुझे पहले से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। DT में मेरे 54 मार्क आए हैं टैक्सेशन में, उसमें से मेजोरिटी मार्क मेरे DT में आए, IDT में बहुत कम आए। रीज़न वही है कि GST का सब्जेक्ट मुझे पहले से मतलब इतना नहीं आता था, तो इसलिए मैंने चार्ट बुक मंगाई। क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है पता है कि हम अगर कोई चीज़ हमको टफ लग रही है ना, तो हम कंफर्ट जोन देखते हैं। अगर मैंने मॉड्यूल देखी है भाई, तो भर के इतने 150-250 पेज की पूरी बुक है, तो उससे अच्छा हम चार्ट बुक मंगा लूँ ना भाई, 50 या 60 पेज में पूरा कवर। तो उस हिसाब से मैंने सोच के मंगाई थी, बट इतना वर्थ नहीं लगा मुझे। पर हाँ, मैंने ये चीज़ें यूज़ की थी। बाकी कोस्टिंग की बात करें, ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल तो किया ही था मैंने, और पुरुषोत्तम सर था, उसके मैराथन वीडियोस या फॉर्मूला बुक था, वो भी मैंने रेफ़र किया था। क्योंकि कोस्टिंग का सब्जेक्ट मुझे थोड़ा क्या होता है, बाउंसर जाता है, क्योंकि मैं फॉर्मूला रेट लूँगा बट उसमें कंसेप्ट क्या है वो समझ में नहीं आता था। तो पुरुषोत्तम सर के मैराथन वीडियोस मैंने बहुत देखे, तो थोड़ा क्लियरिटी भी आई, तो उस सबसे मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव हुए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो मेन सब्जेक्ट है ऑडिट। तो ऑडिट में मैंने एग्जाम्सन कैसे स्कोर किया, ठीक है। तो एग्जाम्सन कैसे स्कोर किया वो तो मैं आखिर में बताऊँगा, क्योंकि मैं जब आगे के रिवीजन बताऊँगा तब मैं बताऊँगा ऑडिट का क्यों मैंने इतने मार्क्स कैसे आए। ठीक है, तो ऑडिट के क्या सीन था पता है, मैंने कंसेप्ट बुक मंगाई थी। काफ़ी लोग वही बोलेंगे कि अब ऑडिट आपने स्टडी मटेरियल से करना चाहिए, ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ। स्टडी मटेरियल से करता तो मेरे थोड़े मार्क्स ज़्यादा भी आते, बट द थिंग इज़ कि इफ़ यू नो, November 2023 वॉज लास्ट अटेम्प्ट फॉर द ओल्ड स्कीम, ठीक है, और May 24 में न्यू स्कीम लॉन्च हुआ था। तो इसमें काफ़ी चेंजेस किए थे ओल्ड स्कीम से लेकर न्यू स्कीम तक। तो क्या किया था कि ऑडिट में भी काफ़ी चेंजेस किए थे, काफ़ी चैप्टर सफल किए थे। तो मुझे ऐसा रिस्क नहीं लेता, मेरे पास एक्जैक्टली टाइम भी बहुत कम था, 2.5 मंथ्स या 3 मंथ्स था, कुछ तो था मेरे पास टाइम। तो उस हिसाब से मैंने रिसर्च किया, थोड़ा कपिल सर का मैराथन वीडियोस भी देखे, तो मेरे को थोड़ा लगा कि भाई कर सकते हैं, बुक मंगा लिया। फिर बुक मंगा लिया, मैं इतना ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि एक बात याद रखो भाई, आप जितने भी रेफरेंस बुक अगर आपको जम नहीं रहा है तो रेफरेंस बुक मंगाने में कुछ हर्ज नहीं है, बट प्रायोरिटी स्टडी मटेरियल को ही देना चाहिए। और ये जो बुक वगैरह मंगा रहे हो, आप रीड कर रहे हो, तो ये इसको एक्सपेंस नहीं बोल सकता, हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि अगर आप कुछ भी बुक्स वगैरह कुछ भी मंगा रहे हो ना, कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि भाई ये चीज़ से मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो भाई वो चीज़ इन्वेस्टमेंट ही है। तो ये एक चीज़ है ऑडिट का, मैंने ये सब किया। फिर RTP MTP PIP सब सोल्व किया था मैंने, और ये ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट वाइज मैंने कंटेंट क्या क्या यूज़ किया था। तो मेरा रिकमेंडेशन वही बोलूँगा कि भाई स्टडी मटेरियल मतलब वो भगवत गीता है अपना ICI का। तो अगर आप स्टडी मटेरियल से करो तो वेल एंड गुड, अगर रेफरेंस बुक कर रहे हो तो ट्रस्टेड जो भी फैकल्टी से अपने हिसाब से अपने सीनियर से बात करो वगैरह, डिस्कस करो, उस हिसाब से मंगा लो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपका मटेरियल ऑलरेडी फाइनल हो चुका होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप एक बार स्टडी करके दूसरे बार रिवीजन वीडियो इसलिए देख रहे हो कि आप रिवीजन का प्लान पता चले। तो आपके जो भी आपके जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो प्रिपरेशन के लिए, तो यू शुड बी कि स्टिक टू इट, कि आप चेंज ना करो कि भाई बार बार चेंज कर रहे हो। पहले रिवीजन में मॉड्यूल उठाई, दूसरे में रेफरेंस बुक उठाई, तीसरे में कुछ अलग ही उठा लिया। ऐसा मत करो, एक ही चीज़ रखो, उसको बार बार पढ़ो। देयर इज वन कोट कि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से पास होंगे, काफ़ी चीज़ों को एक बार पढ़ने से नहीं। देयर इज वन कोट, अगर कुछ मेरे को हुआ तो मैं नीचे लिख दूंगा, कि मेरे को कोट एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ठीक है। तो अभी ये हुई कंटेंट के बाद, अब रिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो रिवीजन की बात करो तो मैंने 3 रिवीजन में बाइफरकेट किया है अभी, और चौथा रिवीजन आपको आगे पता चलेगा मैंने क्या लिखा है। तो बात हुई फर्स्ट रिवीजन की, ठीक है। पहले रिवीजन में आपको 6 पेपर से अपने, ठीक है, उसको 2-2 के 3 में डिवाइड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 6 पेपर है, अकाउंट, लॉ, DT, टैक्सेशन, कोस्टिंग, ऑडिट, एफिमेशन, ठीक है, तो उसको 3 स्टडी ग्रुप में डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल अकाउंट लॉ का एक रखा, क्योंकि थियरी प्रैक्टिकल, DT कोस्टिंग का रखा, थियरी मतलब मिक्स ऑफ थियरी, टैक्सेशन मिक्स ऑफ थियरी और प्रैक्टिकल है, और ये कोस्टिंग प्रैक्टिकल, ठीक है। फिर एफिमेशन और ऑडिट, ठीक है। तो ये मैंने डिवाइड किया था। तो पर डे मैं 2 सब्जेक्ट यूज़ करता था, डिपेंड अपॉन यू कि आप कितने सब्जेक्ट कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट रिवीजन में 2-2 सब्जेक्ट किए थे, उसके बाद मैंने एक सब्जेक्ट पे आ गया। मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि क्या क्या किया था। ये बात हुई फर्स्ट रिवीजन की। तो फर्स्ट रिवीजन में मैंने 6 पेपर को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, अकाउंट, लॉ, कोस्टिंग, टैक्सेशन, ठीक है, और सबको मैंने
10 से 15 डेज मैंने एलोकेट किया है, ठीक है। इसमें 10 से 15 डेज में इनके अंदर आप डिपेंड करते हो कि आपका स्टेट और वीकनेस क्या है। स्टेट मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा अकाउंट थोड़ा अच्छा है और लो थोड़ा वीक है, तो उस हिसाब से मैंने बाइफरकेट कर सकता था कि भाई ये 10 से 15 डे बराबर, तो 12 दिन के अंदर मैं ये सब कर सकता हूँ, को अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे अकाउंट और लो में मेरे हिसाब से मेरे को 10 से 13 दिन ही लगे थे, उससे ज़्यादा लगे थे भी नहीं, क्योंकि आप पूरा दिन बैठे रहो, आपके पास कुछ काम है ही नहीं। अब आराम से भाई आप आराम से मिनिमम 8 घंटे तो निकाल ही सकते हो कुछ भी करो करके, ठीक है। आप कितना भी टाइम वेस्ट करो, आपको पास 8 घंटे तो मिल ही जाएंगे। तो आप डेली पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, तो आपको अभी लग रहा है कि भाई 10 से 15 दिन में नहीं होगा। आप एक बार पढ़ने बैठोगे ना, आप सोचते बहुत हो भाई। इसमें सीन ये है कि सी स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही है कि हम ओवर थिंक बहुत करते हो, क्योंकि हमारे माइंड को ऐसा है कि हम थोड़ा कंफर्ट में चले जाते हैं कि भाई कि अगर ये चीज़ कर लिया तो हम क्या कर लेंगे, हम आगे का वो सोचते हैं, हम जो कर रहे हैं उसमें हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। मेरे साथ भी अभी होता है, CA फाइनल में मैं पढ़ता हूँ ना, अभी CA फाइनल के एग्जाम में सोचूंगा अभी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, फिर याद आता है कि भाई अभी जो है वो तो निकालूँ जो भी है। तो ये बात चीज़ है। तो आप 10 से 15 डे 2 सब्जेक्ट को एलोकेट करेंगे। और इसमें क्या ध्यान रखना है पता है कि आप टैक्सेशन में 2 सब्जेक्ट है, DT IDT और FM और SM ग्रुप 2 में ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप अलग अलग ट्रीट करो। आप ऐसे मत मानो कि भाई कि आप FM में ज़्यादा कर लोगे, SM में बहुत कम कर लोगे तो पास कर देंगे। ICI है, ICI पे इतना वो नहीं बोल सकते कि आप करेंगे कि नहीं। तो आप हिसाब से आप पूरा प्रिपेयर होकर जाओ कि मैं बोल सकता हूँ मैं DT में अच्छे मार्क आया, पर IDT में पूरा करके गया था। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ के गया था, IDT में करके गया था, पूरे 4 बुक से किया था, पर किया तो था, मैं 100% किया था। तो ये थी। पर FM SM में भी मेरा ऐसा हुआ था कि मैं SM स्ट्रॉन्ग था और FM में मेरा थोड़ा वीक था, ठीक है। बट जब रिजल्ट आया FM में ज़्यादा मार्क थे, SM में कम थे, क्योंकि FM के अंदर क्या था, प्रैक्टिकल के मार्क्स देते लोग, स्टेप मार्किंग के मार्क्स, और SM में थियरी सब्जेक्ट तो लोग बराबर मैच करते भाई, लैंग्वेज बराबर है कि नहीं। तो ये चीज़ है, ये बात हुई। फिर स्टडी मटेरियल, कंसेप्ट, इलस्ट्रेशन, हाँ तो ये बात ध्यान रखना, पहला रिवीजन कर रहे हो ना आप, पहले रिवीजन में स्टडी मटेरियल ही यूज़ करो। मैं अभी RTP MTP PYP की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले रिवीजन के अंदर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल के कंसेप्ट्स, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये सभी करो। और जो क्या बोलते हैं, जो गोल्डन टिप बोलते हैं कि नहीं, इसके अंदर अगर आप पहले बस स्टडी मटेरियल अगर सोल्व कर रहे हो ना, तो आप होगा कि काफ़ी सारे सम्स आपको लगेंगे कि भाई क्या है, काफ़ी ट्रिकी है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, पहली बार में समझ नहीं आ रहा है। ऐसा मतलब कि आप अगर बुक खोल रहे हो तो बोला कि हाँ ये समझ में आ रहा है, अगर पहले ये क्या है मतलब इतना पता है कि ये कुछ भी है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, कि कभी कभी होता है कि रेक्टिफिकेशन का भी ज़रूर पड़ता है, पर वो आपको मार्क करना है। ट्रिकी जो बोलते हैं मार्क ट्रिकी क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट, जो मतलब पहले बार में आपको समझ भी नहीं आ रहा है, तो आप मार्क करो कि भाई ये ट्रिकी है, सेकेंड रिविज़न में देखना है, ऐसा लिखो। मैं प्लस और क्या करते थे पता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि ईजी है, कि भाई अगर मैं ये रिवाइज नहीं करूँगा और एग्ज़ाम में आ गया तो मैं इजीली टैकल कर लूँगा, इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं ये कर ही लूँगा, तो उसका मैं टिक कर भाई ईजी है, वी कैन मूव ऑन, मतलब वो सबसे मूव ऑन की कुछ अलग बात आ गई मुझे, ठीक है। तो ये बात हुई। पहला रिवीजन कर रहे हो ना, पहला रिवीजन मस्ट है कि आप प्रॉपर टाइम दो सारे सब्जेक्ट को। और आपका सवाल आना चाहिए कि भाई पहले रिवीजन में आप ऑडिट को अगर टाइम देते हो, ऑडिट एफिमेशन को टाइम देते हो, तो ऑडिट तो भाई इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए तो भाई 3 महीने भी कम पड़ेगा, एटलीस्ट 3 साल तो दो, मतलब वो है। बट उसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ, ऑडिट का क्या किया था मैंने। तो प्लस और जो भी पहले रिवीजन आप कर रहे हो उसमें मेक श्योर करो कि आप जो भी लास्ट डे पे आप करने वाले हो ना, फॉर एग्जाम्पल जो 1.5 डेज का जो रिवीजन है आपका, तो उसमें क्या क्या कंटेंट यूज़ करने वाले हो, क्या क्या चीज़ें आप मतलब अगर नोट्स वगैरह नहीं है तो आप नोट्स प्रिपेयर कर लो। मैंने क्या किया था पता है, ऑडिट का चैप्टर में, ऑडिट का सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर है रिस्क असेसमेंट वाला, उसके अंदर मैंने उसका मैंने एक समरी चार्ट जैसे खुद बनाया था, हेड रिटन मैंने खुद बनाया था कि भाई ये डेफिनेशन इसका ये है, पॉइंट है, पूरा स्क्रेबल करना बोलते हैं ना, वो मैंने बनाया था। जो भी बड़े बड़े चैप्टर है, मैंने बैंक ऑडिट का भी बनाया था ऐसा, और हाँ लॉ का भी मैंने शायद बनाया था, कंपनी ऑडिट का मैंने बनाया था शायद। तो जो भी है ना बड़े बड़े चैप्टर का, या फिर अगर आपको लग रहा है कि वो फार्मूला का कुछ बना सकते हैं, मैंने पूरा एज का पूरा नोट्स बनाया था पहले रिवीजन में, क्योंकि आपको पता है कि नवंबर से लेकर मई 24 में 5 नए एज ऐड हुए थे, और उसके पहले भी काफ़ी एज थे। तो मेरे को एज का था कि मेरे को एज का मार्क्स चाहिए, तो मैंने पूरा 2 नोट्स भर के पूरी एज की बनाई थी, और मैंने वही मैंने दूसरे तीसरे चौथे रिवीजन में वही यूज़ किया, मैंने मॉड्यूल से किया नहीं था एज, और आई एबल टू स्कोर 56 मार्क्स। और
एएस में मेरे को देखना पड़ेगा कितने मार्क्स थे, अराउंड मेरे था 15 के अराउंड कुछ तो मार्क्स थे 20 में से। पर हाँ वो चीज़ें तो काम आती है कि अभी आप नोट्स बना के रखो ना कि भाई ये बड़े चैप्टर है तो मेरे को काम आएगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप पहला रिवीजन में भर टाइम दो, भर के टाइम दो। अगर आप चीज़ें एक बार समझ में आ गया, मटेरियल आपका एक बार कवर हो गया कि भाई मटेरियल से मैंने कर लिया है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भाई हाँ कि ये हो सकता है यार, तीन चार रिवीजन आराम से हो सकता है आराम से, ठीक है। तो बाकी ये है कि जितने पहले रिवीजन में आप जितने भी प्रैक्टिकल सम है, इलस्ट्रेशन में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो आप रिटर्न में सोल्व करो। और हाँ वो जो ऑडिट ना करो, मतलब ऊपर से सिर्फ ओरल मत करो कि भैया जो इजी है वो आप कैलकुलेशन में भी कर सकते हो कैलकुलेटर में, और जिसको लग रहा है कि भाई ये नहीं आने वाला ऑब्वियसली कर सकते हो। बट जितने भी आपको लग रहा है कि भाई लेंदी है, ट्रिकी है, एक बार लिख के तो करना ही है, एटलीस्ट 2 से 3 बार लिख के करो कि तभी आपका दिमाग काम करेगा, ठीक है। तो बाकी थियोरी सब्जेक्ट का भी आप स्क्रिबल कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल लॉ में कौन सा टॉपिक है, मतलब कोई भी टॉपिक है उठा लिया हो, उसमें से आप स्क्रिबल करो कि भाई ये लिस्ट है, इसके मेन पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक ये है वगैरह। तो आप स्क्रिबल करोगे तो भी आपका दिमाग काम करेगा और थोड़ा बिजी भी रहोगे दिमाग काम, ठीक है। सो वही लिखा है मैंने, गिव अ प्रॉपर टाइम फॉर फर्स्ट रिविजन, इट ओके इफ एक्सटेंड बाय द फ्यू डेज, कुछ डेज एक्सटेंड हो जाएंगे तो भी कोई काम नहीं। और हाँ ऑडिट कैसे होगा इन दिनों में, तो अगर मैंने आपको बताया था कि ये आप बाइफरकेट करो कि भाई तीन स्लॉट है आपके 10-15 दिन के, 15 2 3 45 डेज के अंदर आपका फर्स्ट रिवीजन खत्म हो जाएगा। ऑडिट मे बी ऑडिट या फिर डीटी, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ मेजर स्टूडेंट को ऑडिट में दिक्कत आएंगी कि भाई क्योंकि वो सिलेबस बहुत वाइड है और रिपीटेटिव सिलेबस चाहिए, रिपीटेटिव रिवीजन चाहिए ऑडिट के लिए, ठीक है। तो ये ऑडिट का मैंने क्या किया पता है, एक बार आपने 10-15 दिन में कर लिया बराबर, जितना पार्ट हुआ उतना पार्ट, उसके बाद कंटिन्यू करो सेकेंड रिवीजन में। सेकेंड रिवीजन में क्या करना है पता है, आपके ये जितने भी कितने डेज थे 30 to 45 डेज, मतलब मैंने ये आप देख सकते हो मैंने डेज बाइफरकेट की है। कुछ लोगों को 10 दिन लग सकता है, कुछ लोगों को 12 दिन लग सकता है, किसी को 15 दिन भी लग सकता है, किसी को 16 दिन भी लग सकता है। तो इस हिसाब से मैंने बोला कि मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये चीज़ हो गई फर्स्ट रिवीजन की। और फर्स्ट रिवीजन में मेरे हिसाब से मैंने कुछ बाकी नहीं रखा। और हाँ तो बाकी हाँ ये एक चीज़ है कि आप ये कंसिडर करे हो ना तो उसको भी प्रॉपर टाइम दो। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप बनाया बराबर कि कोस्टिंग और टैक्सेशन का एक ग्रुप बनाया, तो कोस्टिंग तो आप कर ही रहे हो, टैक्सेशन में अगर अपने 10 दिन दिए तो 4 दिन आईडीटी को दो और 6 दिन डीटी को दो, इस हिसाब से आप बाइफरकेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्रॉपर प्लानिंग करो, इन डेप्थ प्लान करो अपने हिसाब से, ठीक है। और एफएमएसएन का भी सेमी करो, पहले एफएम करो फिर एसएम करो, या पहले एसएम करो फिर एफएम करो, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। ये हुई फर्स्ट रिवीजन के बाद। सेकेंड रिवीजन में क्या किया था मैंने, सेकेंड रिवीजन में मैंने पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ा। भाई आपको लग रहा होगा कि भाई कि पूरा दिन एक सब्जेक्ट करने से बोर होगा, भाई अपने पास टाइम नहीं है भाई, बोर तो अब पढ़ाई करने में किसको मजा आता है, तो थोड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि सब्जेक्ट का पर डे का मोटिव एक ही था कि मैंने आरटीपी एमटीपी वगैरह सब सोल्व करनी थी बराबर, तो उसमें टाइम जाता है, भर के टाइम जाता है, तो मेरे को पूरा दिन देना था। तो मैंने जैसे बोला कि सेकंड रिवीजन में ऑडिट में कैसे होगा कि जितना पार्ट इतना फर्स्ट रिवीजन में कवर हुआ है, ठीक है। अगर कुछ एडिशनल पार्ट है तो आप डेली कब तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं आती अपनी, जब तक एग्ज़ाम नहीं आती तब तक आप ऑडिट को पढ़ो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके जो भी सीनियर वगैरह होंगे, अगर फर्स्ट टाइम आप पेपर अपेयर करने वाले तो आपके जो भी सीनियर वगैरह हैं वो वही बोलेंगे कि भाई ऑडिट को जितना टाइम दोगे उतना कम है, क्योंकि ऑडिट का सिलेबस काफ़ी वास्ट है और काफ़ी याद करना है, काफ़ी जो भी मेन पॉइंट वगैरह है वो भी याद करना है, ठीक है। तो ये ऑडिट की बात हुई। ऑडिट तो आप समझ लो कि मैं मॉर्निंग में 7-8 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑडिट ही पढ़ता था सुबह, उसके बाद पूरा दिन 10-11 बजे से लेकर रात तक जब तक है जान एक ही सब्जेक्ट पर डे। कि थियोरी सब्जेक्ट में आपको लगेगा भाई बोर हो रहा है, पर ठीक है थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस नहीं है अपने पास थोड़ा। तो ये वही पर सब्जेक्ट मैंने बोला, हाँ वही 1 सब्जेक्ट पर डे, और 5 से 7 दिन तक दो सकते हैं आप आराम से, मिनिमम 5 दिन तो देना ही है पर सब्जेक्ट में। और 5 दिन में अगर आप पढ़ रहे हो पढ़ के, क्योंकि आप थोड़ा अभी इंक्रीज होगा पढ़ना वगैरह, तो मेरे हिसाब से 5 से 7 दिन के अंदर आप सारे RTPs, MTP, PYP एटलीस्ट 3 से 4 अटेम्प्ट के आराम से सोल्व कर सकते हो इन रिटर्न। मैं लिख के बात कर रहा हूँ, लिख के। इसके अंदर आप एक बार RTP MTP सब सोल्व करोगे ना तो मार्क करते जाओ। कुछ होंगे जैसे मैं स्टडी मटेरियल की बात की थी कि जो चीज़ जो ट्रिकी लगे उसको मार्क करो, वो मार्क करो, ठीक है। तो RTP MTP एक बार सोल्व होगी, प्लस
स्टडी मटेरियल के जो भी ट्रिकी सम आपने पहले रिवीजन में मार्क किए थे वो भी करो। तो एक कंफर्ट तो आ गया ना भाई कि स्टडी मटेरियल तो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि इजी वाला पार्ट था स्टडी मटेरियल में, वो तो मुझे आता ही है, ठीक है। और ट्रिकी वाला पार्ट है वो भी मुझे आ गया, अभी बचा ही क्या स्टडी मटेरियल में, वो बताओ। मतलब कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट होता है, मैं बोलते बोलते कॉन्फिडेंस आ रहा है। पर मेरे साथ हुआ है कि भाई मैं एक बार ये हो गया था दूसरा रिवीजन में, मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था ना, तो मैंने बोला कि भाई अभी तो सब हो ही जाएगा आराम से। तो ये सारी चीज़ें, तो वही बोला कि स्टडी मटेरियल के जो ट्रिकी सम है वो रिवीजन करो सेकंड में, और आरटीपी एमटीपी पूरा लिखो, और मार्क जो भी ट्रिकी क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी है उसको भी मार्क करो। फिर उसका पता है आगे क्या करना है, ऑब्वियसली आगे बढ़ाना है जो भी है। और हाँ, स्टडी मटेरियल का एक बार रिवीजन करो, जो भी आप रेफरेंस बुक या स्टडी मटेरियल, वही बोलो। मैं अगर मैं स्टडी मटेरियल बोल रहा हूँ तो इंक्लूडिंग रेफरेंस बुक, अगर आप कोई क्लासेस से लिया है आपने तो उसको फॉलो कर रहे हो तो आप वहाँ से पढ़ो। मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई स्टडी मटेरियल, पर हाँ ठीक है कि भाई आप स्टडी मटेरियल जो भी रेफरेंस बुक है आप वो फॉलो करो। तो उसमें से अपन एक बार आपने चूज़ कर लिया कि भाई ये रेफरेंस बुक से मुझे पढ़ना है, तो उसके बाद कुछ भी हो हटना मत, क्योंकि आप एक चीज़ को बार बार पढ़ेंगे ना तो ही दिमाग काम करेगा। अगर मल्टीपल चीज़ हो गए ना, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हो ना तो फोटोग्राफिक मेमोरी उसको बोलते हैं, वो आ जाती है बार बार। तो ये चीज़ है, तो मैंने अपने फाइनल में भी ऐसा किया है अभी कि मैंने एक रिसोर्स फाइनल किया है कि भाई ये चीज़ें ये ऐसे ही करनी है। उसके बाद कुछ भी आए, यूट्यूब पे भी कोई भी आए, मैंने कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैंने अपना फिक्स रखा है कि भाई ये चीज़ है, ये मैं जो भी अभी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं फाइनल में भी इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। अभी तो थोड़ा टाइम है इसलिए मैं वीडियो भी बना पा रहा हूँ। तो ये चीज़ है। तो हाँ, तो ये पूरी बात होगी, ठीक है। तो डेली 2 से 3 घंटा ऑडिट को देना है, बाकी एक सब्जेक्ट पूरे दिन। और हाँ, ट्रिकी क्वेश्चन फिर स्टडी मटेरियल का रिवीजन करो, हो जाएगा आराम से। नोट्स वगैरह बनाइए, उसका भी रिवीजन करो, 5 से 7 दिन के अंदर आराम से हो सकता है, आराम से, ठीक है। ये वो सेकंड रिवीजन के बाद। अब थर्ड रिवीजन की बात करें। थर्ड रिवीजन में मैंने सिर्फ ये रखा है कि 3 से 4 दिन का ये, अगर आपके पास टाइम बचता है कि ऊपर रिवीजन के बाद भी अगर बहुत भर के टाइम है आपके पास, तो आप ये डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी है, आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो 3 से 4 दिन का टाइम है अपने पास इसके अंदर। हाँ, तो थर्ड रिवीजन के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि आपको, अगर आपका ऑडिट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप ऑडिट कंटिन्यू कर सकते हो थर्ड रिवीजन के अंदर। अगर आपका ऑडिट में लग रहा है कि ऑडिट में कॉन्फिडेंस है तो फिर एक ही सब्जेक्ट को पकड़ो 3 से 4 दिन तक, सुबह से लेकर शाम तक। उसके सारे कंसेप्ट एक बार तो बोला, जो भी स्टडी मटेरियल है उसके कंसेप्ट रिवीजन करो, जितने भी इलस्ट्रेशन आपने सोल्व किया है। अगर इस टाइम पे तो ऑब्वियसली रिटर्न में नहीं होगा, अगर ओरल हो सकता है या स्क्रिबल हो सकता है तो आप कर सकते हो 3 से 4 दिन तक। और बाकी के ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह है जो आरटीपी, एमटीपी, पीवाईपी वगैरह है, वो सब ट्रिकी क्वेश्चन को एक बार करो। आरटीपी, एमटीपी के मैं तो बोल रहा हूँ कि जो भी जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन है ना वो लिख के ही करो भाई। जितने भी अगर टाइम थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े स्लीप वगैरह तो थोड़ा कर लो, अपन बाकी क्या आप लग रहा है ना कि ईजी है उसको आप ऑडिट कर सकते हो, स्क्रिबल कर सकते हो, ठीक है। ऑडिट स्क्रिबल क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल देखो मैंने लिखा भी है कि वो ऑडिट और स्क्रिबल कर सकते हो स्टडी मटेरियल के, और अदर जो भी आप रेफर कर रहे हो, ठीक है। तो ये हुई 3 रिवीजन 3 है, ठीक है। तो ये 3 रिवीजन के बाद मैं बोलना चाहूँगा, देखो आप जितने भी रिवीजन किए देखो 1 2 3, उसमें आप बताओ कि भाई आप काफ़ी अभी लग रहा है कि भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, क्योंकि आईसीआई स्टडी मटेरियल आपने कवर कर लिया है, ठीक है। आईसीआई स्टडी मटेरियल के जितने भी हार्ड ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो कवर कर लिए। तो स्टडी मटेरियल तो पूरा ओवर है आपका। सेकंड, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईपी लिख के सोल्व किया है, लिख के। किसमें ताकत है भाई, जो पूरा लिखे, आपने लिखा है पूरा, प्लस जितने भी ट्रिकी सवाल थे उसके जो भी क्वेश्चंस थे वो भी आपने किए। तो बचा ही क्या है। मैं मतलब जो आरटीपी, एमटीपी जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर मैं एमसीक्यू बुकलेट भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम है थे एमसीक्यू बुकलेट सोल्व करते हो। मैंने नहीं किया था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। फिर आपको लग रहा है मैंने इतना सब भी नहीं किया, मैंने बुकलेट मैंने नहीं किया था। मैंने आरटीपी, एमटीपी के जितने भी एमसीक्यू थे ना वो मैंने सोल्व किया था, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बात आई कि एग्ज़ाम डे पे कैसे रिवाइज करना है। दोस्तों ये मैंने 3 रिवीजन बता दिए। अब इसके बेस पे आपको 1.5 डेज़ का रिवीजन प्लान बनाना है अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैं अगर बनाऊंगा तो मैं डे वाइज जाऊँगा कि भाई 1.5 अगर तो अगर आप एग्ज़ाम दे के घर पे आए हो तो क्या पढ़ोगे, ये होगा, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पढ़ना कब है वो आपको पता है। क्योंकि आप अपने क्या बोलते हैं कि अपने आप को गाइड कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता है। मैंने भी अपने प्लान बनाए, मैंने खुद बनाया था 1.5 डेज़ का प्लान, पर खुद बनाया था मैंने, किसी से सजेशन नहीं लिया। या फिर मैंने ऑब्वियसली मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने बीबी सर का एक था
उसका मैराथन वीडियो कुछ तो अपलोड किया था सर ने, एग्जाम टाइम पे कुछ तो अपलोड किया था सर ने, रिविजन प्लान था या फिर मैराथन था, वो मैंने बीबी सर का मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया है, बाकी मैंने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया इतना। तो हाँ, बीबी सर का इतना प्रमोट क्यों करा, क्योंकि आपको पता चलेगा, अगर आप सर के स्टूडेंट हो तो आपको पता चलेगा कि इतना क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं सर पे। तो बाकी आप हाँ, तो 1.5 डेज़ का आपको प्लान करना है, और ओबियसली हाँ, पर वो 1.5 डेज़ में एक बात ध्यान रखो कि आप जितने भी मटेरियल आपने यूज़ किए RTP MTP PYP वगैरह वही फॉलो करो। एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा नया मत ला लो कि भाई कि भाई नए मॉड्यूल लेके आए, नया स्टडी मटेरियल लेके आए या नए रेफरेंस बुक लेके आए, तो कुछ होगा। मतलब आप ट्राई करना हो तो कर सकते हैं, फिर रिजल्ट आपके हाथों में। अगर आपने एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा है तो आपका दिमाग में रिटेन हो जाएंगे कि भाई ये चीज़ ने बार बार कर सकते हैं हम लोग। तो ये है रिवीजन 4 रिवीजन प्लान, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्लान योरसेल्फ डिटेल, लाइक क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, प्लान इन एडवांस। मतलब आप जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड रिवीजन करोगे आपको ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा। ऑब्वियसली आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे प्लान करना है, कैसे रिवाइज करना है। आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा कि भाई हाँ, मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, पर मैं बोलूँगा कि नहीं फॉलो करो, कि आप इस टाइम पे स्टडी मटेरियल तो करना ही है, ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल ऊपर वैसे करो, और जो भी ट्रिकी क्वेश्चन आपने मार्क किया है RTP MTP PYP तो आप वो कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, बाकी अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, तो बाकी एट द एंड मतलब ये स्ट्रेटेजी, ये पूरा वही रिवीजन प्लान की बात हो गई। अभी एडिशनल बात करते हैं। मुझे पता नहीं वीडियो कितना लंबा जाने वाला है, पर मैं इसी वीडियो में पूरा इंटर का कवर करने वाला हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि बार बार अलग अलग वीडियो डालूँ मैं, तो हाँ ठीक है। तो हाँ, तो बात करते हैं गोल्डन रूल की। भाई अगर आपको पास होना है, थियरी फॉर एग्जांपल लो ऑडिट SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जितना हो सके उतना रिवाइज करोगे अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिकल से हमें अकाउंट, टैक्सेशन या फिर कॉस्टिंग FM जितना प्रैक्टिस करोगे लिख के उतना ही अच्छा रहेगा। ये गोल्डन रूल है। आपको किसी को भी पूछ लो भाई, सब यही बोलेंगे भाई, थियरी को रिवाइज करो, प्रैक्टिकल को प्रैक्टिस करो। जितना करोगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा, उस चांसेस ऑफ पासिंग जितने ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हुई पूरी स्ट्रेटेजी की बात। अब हम बोनस टिप की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखनी है। तो हाँ, तो एग्ज़ाम से पहले क्या क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हाँ, जैसे मैंने बोला कि फिक्स द रिसोर्सेज, डोंट चेंज एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द एग्ज़ाम। वही कि एक बार अपने कंटेंट सिलेक्ट कर लिया कि भाई कि अब ये मेरी है तो ये मेरी ही है, तो अभी चेंज मत करो, लॉयल रहो। आजकल लॉयल्टी बहुत कम मिलती है, लॉयल रहो स्टडी मटेरियल के साथ, पढ़ाई के साथ, ठीक है। ये एक बात हुई। दूसरा कि हाँ, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि रिवीजन वीडियोस या मैराथन वीडियोस देखनी चाहिए कि नहीं। दोस्तों मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो रिवीजन तो आप देख सकते हो, मैं इसमें कोई इशू नहीं है, रिवीजन वीडियो देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग का होता है कि बहुत पहले पढ़ा होता है, भूल जाते हैं, ठीक है। सेकेंड और थर्ड रिवीजन में भी आप वही वीडियो बार बार देख रहे हो तो वर्थ नहीं है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके पास मोबाइल या कुछ जो ट्यूटर है उसका कुछ वीडियो वगैरह नहीं होने वाला। आपके पास आप होंगे, आपका पूरा कमरा होगा, मतलब आपका जो रूम होगा, बेंच होगा, हाथ में पेन होंगे, पेपर होंगी। तो आपको ऐसा नहीं कि जो वीडियो दिखा है कि वीडियो दिखा दो एक बार, वो काम नहीं आने वाला। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। रिवीजन वीडियो से उन लोगों की अर्निंग हो रही है भर भर के। अगर ये वीडियो चल गया तो मेरे भी शायद अर्निंग चालू होगी, पर चांसेस बहुत कम है, जैसे अपना CA का रिजल्ट है, ठीक है। जैसे सेकंड जो बात हो गई रिवीजन और मैराथन वीडियो की, ओके। और दूसरी बात है, ये आपका जवाब तो मिल ही गया मैंने कि रिवीजन वीडियो मैराथन वीडियो देखना चाहिए कि नहीं। डिपेंड्स अपन पर्सन टू पर्सन। फर्स्ट रिवीजन में देखो ओके, सेकंड थर्ड में डाउटफुल कि आपको देखना है कि नहीं देखना है, आप पे है, पर मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, मत देखो। थर्ड वन इज़ प्लानिंग डेली। हाँ, मतलब आप जितने भी अगर ओवरऑल प्लान बना लिया अगर 3 से 4 महीने का, यू शुड बी प्लानिंग इन रिटर्न, कि भाई अब रिटर्न में प्लान करना चाहिए कि भाई कि आज डेट है, आज पे क्या करना है, कितना करूँगा। और जब तक ये प्लानिंग हो, जब तक अपने टारगेट अचीव ना हो, तब तक सोना मत तू। क्योंकि अगर हम कंफर्ट में आ जाते हैं ना भाई कि प्लान, एक बार प्लान बनाए, अगर फॉलो नहीं हुआ, और एक काम करते कल करते हैं, कल भी नहीं हुआ, अगर काम करते क्यूमुलेटिव करके थर्ड दिन, ऐसे भी क्यूमुलेटिव होते जाएगा। तो आपका आपको खुद ऐसा स्ट्रेस होगा कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही है, बैकलॉग लग रहा है। तो आप
प्लान भले कम करो, अपन करो कि भाई ये हो जाना चाहिए ऐसा। भले आप 3 सब्जेक्ट के बदले, मतलब आप 3 टॉपिक के बदले 2 टॉपिक करो, अपन अच्छे से करो और हो जाना चाहिए ऐसा है। और हाँ, डोंट फोकस ऑन नंबर्स ऑफ आवर्स। काफ़ी लोग बोलेंगे, मेरे को भी काफ़ी लोग ने बोला कि भाई कि 12-13 घंटे पढ़ो। मैंने किया भी है और भर के अटेम्प्ट लगे हैं, और जिसमें मैंने दिमाग को लगाया कि भाई 8 से 10 घंटे में पढ़ सकता हूँ और पास हो सकता हूँ, उस दिन मैंने दोनों ग्रुप पास किए। तो ये हो नहीं कि भाई नंबर्स ऑफ आवर्स। हाँ, नंबर्स ऑफ आवर्स का फ़ायदा क्या है कि आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ये होगा। बट प्रोडक्टिविटी की बोलते हैं ना, प्रोडक्टिविटी अब जब स्टार्टिंग के फेज में हो ना, तब आप कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से आपको आप 8 से 10 घंटे भी अगर इज्जत से पढ़ रहे हो, इज्जत से, तो भी आराम से हो सकता है। इतना कुछ लोड लेने की वाली बात नहीं है। जो हम लोग ने क्या बोलते हैं वो किया है कि भाई ग्लैमराइज किया है कि CA स्टूडेंट होगा तो भाई 12 से 14 घंटा पढ़ेगा। क्यों भाई, क्यों पढ़े इतना? हमारा सिलेबस हो रहा है 8 घंटे के अंदर ख़त्म हो रहा है, हम क्यों करें इतना? ये सारी चीज़ें। फोर्थ वन इज कवर 100% सिलेबस। डोंट लिव एनी चैप्टर और कंसेप्ट कम्प्लीटली। सिंस आपको पता ही है कि भाई इतना अपने इंटर का फाइनल के कंपैरिजन में इंटर का सिलेबस बहुत कम है। इफ़ यू नो तो आप ऐसा नहीं कि आप 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चैप्टर है जो मेरे को लग रहा है कि छोड़ना है, तो छोड़ सकते हैं, पर इतना मत छोड़ो कि अगर पेपर में उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ आ गया है तो आप कुछ नहीं लिख सकते। अगर ऊपर से करके जाओ, मतलब कि भाई ये बेसिक चीज़ें हैं कि हम इसके बेस पे ये तो लिख ही देंगे। देखो ये जो पॉइंट है उसकी एक खास बात भी है कि अगर मैं नीचे भी लिखने वाला हूँ कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कि अगर आपको 100% पेपर अटेंड करना है तो आपको 100% सिलेबस आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं बोला मैंने, ये अराउंड 80 to 90% तो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर 10% ऐसा है कि भाई कि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है या दिमाग में नहीं घुस रहा है, ऊपर से करके जाओ ना। कोई किसी ने मना तो नहीं किया, ऊपर से करके जाओ थोड़ा। क्योंकि अगर आपको पता ही है कि भाई 100 में से 40 मार्क चाहिए, आपने 70 मार्क का लिखा तो लोग कट कर 30 मार्क तक पहुँचाएंगे आपको। अगर आपने 100 मार्क का लिखा है तो एटलीस्ट 50% तो देंगे ही ना, तो 50 तो आ ही जाएंगे ना। 100 मार्क का लिखा है तो एटलीस्ट, भले अगर गलत हुए तो ऑब्वियसली मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। अगर गलती से वो सही निकला तो पॉसिबिलिटी है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप 100% सिलेबस करो, 100% पेपर अटेम्प्ट करो। काफ़ी लोग, हाँ, उसका भी एक चीज़ था कि मैं भी पहले एक्सक्यूज़ बोल देता था कि भाई जब मेरा अकाउंट का पेपर था पहला, तो मैंने काफ़ी लोग मेरे को बोलते थे कि पूरा पेपर लिख के आओ, ठीक है। फिर मैं आके उसको चिल्लाता था कि भाई इतना लेंदी पेपर है, कैसे लिखूँ। मैं काफ़ी लोग ऐसा था कि इसको एक्सक्यूज़ ही बोलते हैं, क्योंकि भाई आप लैक्स ऑफ स्टूडेंट लिख रहे हैं, बराबर। काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपका पेपर नहीं लिख रहा है, बाकी लोग तो लिख ही पा रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं कि तो गलती तो आप में ही है ना, आपसे नहीं लिखा जा रहा तो आपकी गलती है, ऑब्वियसली चीज़ है, क्योंकि बाकी सबसे तो हो रहा है। अगर मैं बात करूँ, अब CA फाइनल का एक पेपर था AFM, उसका आउट ऑफ द बॉक्स था, तो वो बात अलग है कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स है तो कुछ समझेगा ही नहीं कि भाई मॉड्यूल से बाहर ही आ रहा है तो क्या लिख लेंगे। अगर चीज़ें कुछ मॉड्यूल से आ रही है, रिलेटेड आ रहे हैं, आप लिख तो सकते हैं ना पूरा, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी प्लान योर 1.5 डेज इन एडवांस, जैसे मैंने बोला। पेपर सॉल्विंग जितना भी हो रिटर्न में करो, जितना आप लिखोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, चीज़ें। और हाँ, टेक केयर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, अवॉइड जंक फूड भाई, क्योंकि अपना दिमाग काम करेगा ना तो अपना पेपर अच्छा जाएगा। भाई सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई में ऊपर नीचे है, बराबर, पर आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, आपने बस स्लीप सीख रहे बस की है, आपको पता नहीं चला दुनिया में क्या चल रहा है, एग्ज़ाम हॉल में जाके सो रहे हो, कुछ मतलब नहीं है। अगर आप ऐसे है कि भाई कि पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका हो कि भाई इससे आगे कुछ नहीं है, छोड़ो पढ़ाई भाई, इतना लोड मत लो। क्योंकि अब जितना लोड लोगे ना उतना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा कि भाई कि अभी दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है। भाई एक डब्बा है, बराबर, उसमें पानी फुल है और पानी डालोगे तो पानी निकल ही जाएगा ना। तो वही चीज़ है कि पता नहीं एग्जाम्पल क्या दिया है, पर ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, वो चीज़ है। पर ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया था, पर एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मैंने छोड़ दिया था। हेल्थ मेरा फिजिकल हेल्थ में मेरे को बहुत जिम वगैरह का बहुत बेनिफिट हुआ था। तो चीज़ें तो आप कर सकते हो जिम वगैरह, उसको इशू नहीं है। क्योंकि आप जैसे बोला कि भाई आप प्राइवेटाइज करो भाई, जो चीज़ें हैं ना आपको वो चीज़ करो। हाँ, अवॉइड सोशल मीडिया एटलीस्ट 2 से 3 महीने बिफोर एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि सोशल मीडिया हैज़ पावर टू डिस्ट्रॉय योर करियर। ये मैंने खुद बनाई है, मैंने कोई पढ़ा नहीं है, मैंने अभी जस्ट बनाई है मैंने, क्योंकि कुछ बोलना था। अब ठीक है, मैंने जो टू बी ऑनेस्ट सोशल मीडिया मैंने छोड़ दिया था,
कब तक मैंने 2.5 महीने, हाँ मैंने 2 महीने पहले सब छोड़ दिया। मैंने 2.5 महीने पहले इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट किया था, फिर मैंने 1.5 महीने पहले शायद व्हाट्सअप डीएक्टिवेट किया था, मैंने व्हाट्सअप भी डिलीट कर दिया था। और मैंने, हाँ बाकी मेरा कुछ था नहीं, टेलीग्राम वगैरह था, अपन टेलीग्राम भी मैंने डिलीट कर दिया था मेरे को, क्योंकि मेरा सब फिक्स था कि भाई मेरे को ये चीज़ें करनी है। टेलीग्राम में मेरे को क्या ही मिल जाएगा, इतना क्या कंटेंट मिल जाएगा। बाकी मैंने यूट्यूब में से, हाँ यूट्यूब में भी क्या किया था, मैं काफ़ी लोगों को अनसब्सक्राइब कर लिया था, जो इनरिलेवेंट जो भी यूट्यूबर है ना अपने, जो भी अच्छे कैरी मिनटे वगैरह, आशीष चंचलानी, क्योंकि वो सब क्योंकि वो लोग सीए नहीं कर रहे हैं ना, इसको पता नहीं कि भाई क्या होता है आगे। तो वही है, फिर मैंने जो भी मेन जिसको मैं कर रहा हूँ, जो भी रिनॉन फैकल्टीज़ वगैरह है, जिसके मैं लेक्चर्स वगैरह देखता हूँ, उसको मैंने सब्सक्राइब करके रखा था। और हाँ, और चीज़ है, हाँ ये सारी चीज़ें थी कि मैंने सोशल मीडिया बंद किया था। उसका फ़ायदा क्या हुआ पता है? दिमाग शांत हो गया मेरा। उसका फ़ायदा मेरे को तब पता चला जब मेरा ऑडिट का पेपर था। ऑडिट का पेपर में सबको पता ऑडिट का पेपर कैसा आता है, और लेंथी भी होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टू अटेंड होता है। उसके तब हुआ था कि मैंने सोशल मीडिया, तब तो मेरा 2 महीने हो चुके थे तब तक छोड़े हुए, और मैंने यूट्यूब वगैरह में म्यूज़िक भी छोड़ दिया था, मैंने म्यूज़िक सुनना भी छोड़ दिया था। मैं अगर मेरे को ऐसा लगे ना डीमोटिवेट होने लगा हो, तो मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह पे मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं ना उसके, और आई बिग फैन ऑफ मिस्टर डेविड गॉगिंस, तो उसके सब रील्स वगैरह देखते हो तो थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ। या फिर सीए रिजल्ट रिएक्शन वीडियोस वो सब भी देखता था, तो उससे मोटिवेशन मिल जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये बात हुई सोशल मीडिया की। तो ट्राई टू अवॉइड कि भाई आप हो पाए तो भाई डिलीट ही कर दो भाई। आप इतने बड़े आदमी तो नहीं है कि भाई आपको चाहिए होता है कि भाई मेरे फैन फॉलोइंग मैं भाई अभी भी करता हूँ भाई, महीने में 2 से 3-4 बार तो मैं डीएक्टिवेट कर ही देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा दिमाग भी शांत चाहिए। क्योंकि अभी सोशल मीडिया में सब कंपेरिजन चलते हैं, कि अगर तेरा आपका सीनियर है जो आगे बढ़ चुका है, तो अभी स्टोरी डालेंगे ना, आर्टिक कशिप पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे पॉडकास्ट दे रहा है, ये कर रहा है, तो आपका भी माइंड डाइवर्ट होगा ना भाई, ये कहाँ पे पहुँच गया, मैं अपनी ज़िंदगी को कोसता रहूँगा। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी टेक अ प्रॉपर स्लीप सेक्रीफाइस मत करो। अगर आपकी अगर आदत है कि भाई 8 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे सो, ऐसे कुछ लोड नहीं है कि भाई आप कर सकते हो। आखिर के टाइम पे यू कैन कर सकते हो कि भाई 8 से 7 करो, और मैं स्टार्टिंग के मैं नहीं बोलूँगा कि आप स्लीप कितना करो। अगर आपका सिलेबस कवर है, आपको इतना है कि हो सकता है, तो आप स्लीप का देख सकते हो अपने हिसाब से, बराबर। इसका भी आप डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भाई। कि मेरा एक दोस्त है वो 6 घंटे की नींद लेता है, फिर भी एनर्जेटिक रहता है। एक दोस्त है जो 8 घंटे की नींद लेता है, फिर भी पूरा दिन आलस में रहता है। ये सारी चीज़ें हैं। अवॉइड नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल्स। अब भाई 2 से 2.5 मिनट तक आप तो पूरा सोशलाइज को, या भी एक काम करो, पहले ये पॉइंट कर लेता हूँ, अवॉइड सोशलाइजिंग इंग्लिश। हाँ, तो ये दोनों का पॉइंट एक ही चीज़ है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ अपना, क्या सीन था कि मेरे जब इंटर में अटेम्प्ट लगा था, मेरे काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सारे दोस्त पास हो चुके थे और मैं पीछे रह गया था। तो मेरा एक ऐसा इवेंट रखा था, हम दोस्तों ने मिलना, गेट टुगेदर टाइप। तो एक बंदा मुझे बोलता है कि भाई तेरे से सारे दोस्त आगे जा रहे हैं, तो भी थोड़ा आगे बढ़ ले, वरना तेरी शादी वगैरह हो जाएंगी, बच्चे भी हो जाएंगे, फिर तो अटेम्प्ट देते रहेगा। ये बात बोली उसने। उस बंदे का एक ग्रुप बाकी था, इंटर का एक ग्रुप बाकी था। तो मेरे को तो बुरा ही लगेगा ना। मैंने बोला कि भाई बात मत कर तू, तो मैं उसको तो लगा भाई मजाक मस्ती है, भूल जाएगा ये। पर मैं तो घर पे जाकर सोचने लगे कि भाई बात क्या किया इसने। फिर उसके बाद मैंने सोशलाइजिंग तो बहुत कम ही कर ली थी। तो बस वही दिमाग में चल रहा था कि भाई क्या दिखाना है। रिजल्ट आया, मेरा दोनों ग्रुप पास। उस बंदे का सेकंड ग्रुप में अटेम्प्ट लग गए। नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, पर ठीक है, आप समझ रहे हो नहीं भाई कि जो ज़्यादा बोलते हैं ना उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। जो अच्छा बोलते हैं ना, मेरा एक दोस्त है, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि वो बंदा है ना, हमेशा तेरे को कभी बात करेंगे ना, पॉजिटिव बात करेंगे कि भाई ऐसे कभी निकलेंगे कि नहीं तू नहीं कर सकता। मैंने भाई पब्लिक स्पीकिंग किया है, पेपर प्रेजेंट किया है, NTS किया है। तो वो बंदे ने बहुत मोटिवेट किया है। नाम है चिराग जोशी। तो ये मेरा फ्रेंड है जो एक इवेंट में ही मिला था। पर वो बंदा अलग है भाई, वो थोड़ा पॉजिटिव बंदा है। और ये काफ़ी है ना, जो क्लासमेट वगैरह बोलते हैं ना भाई है, वो भाई वो खुद का कुछ नहीं होने वाला है और आपका भी कुछ नहीं होने वाला है। तो अवॉइड सोशलाइजिंग एटलीस्ट, और नेगेटिव पीपल से दूर रहो, और नेगेटिव कंटेंट भी कंज्यूम मत करो भाई। कि भाई पेपर क्या होने वाला है, क्या पेपर आएगा, नेगेटिव रिव्यूज़ वगैरह। अगर आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है, फॉर एग्जांपल सितंबर में है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई FM का पेपर हार्ड आएगा, क्योंकि FM का पेपर हार्ड आएगा, मत सोचो भाई इतना। क्योंकि भाई सारे पेपर में अच्छा करके जाना है। ऐसा मत, मतलब कुछ लोग बोलते हैं, मेरे एक सीनियर है, वो बोल रहा था कि एटलीस्ट 2 से 3
पेपर में ऐसा रखो कि एग्जाम्शन आ जाए ऐसा। फिर मैंने सोचा कि फिर हाँ मैंने फिर मान लिया कि बराबर ठीक है। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसी पेपर में ICAI ने सबसे टफेस्ट पेपर पूछा था उस टाइम FM का। तो ये चीज़ें है कि अब एटलीस्ट किसी पे रिलाई नहीं कर सकते, आप अपने आप पे रिलाई कर सकते हो। आप पूरा पेपर सारे सब्जेक्ट पे आप करके जाओ। इफ़ यू का एक कोट मेरे को बार बार भूल क्यों रहा हो, देर यू कान बी अ एज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट बट यू कैन बी अ जैक ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। मतलब सारे सब्जेक्ट का आप बॉस नहीं बन सकते, बट आप वेल एंड गुड पढ़ के उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। ये हो गई बिफोर द एग्ज़ाम। अगर आप एग्ज़ाम चालू हो चुका है तो अब ये क्या करने वाले, ठीक है। अब देखते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 1.5 डेज़ की प्लानिंग कर रहे हो तो ये चीज़ें एटलीस्ट इंक्लूड होनी चाहिए। क्या लिखा है इसके अंदर मैंने कि क्या अटेंड करना है पहले, डिस्क्रिप्टिव या MCQ। मैंने सिर्फ लॉ और ऑडिट में उल्टा किया था, बाकी सब में सेम ही स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी मैंने। प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन है बराबर, प्रैक्टिकल पेपर है तो उसमें आपको 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। उसमें आपको सबसे पहले 15 मिनट में डिसाइड करना होता है क्या छोड़ना है क्या नहीं, तो सीक्वेंस डिसाइड करना है। तो उस पर सीक्वेंस में से मैंने पहले 40 to 45 मार्क्स के जो है वो पहले अटेम्प्ट कर रहा था, उसके बाद MCQ कर रहा था। क्योंकि अगर आप 40 से 45 का मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा तो होगा 30 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 30 या 25 मिल ही जाएंगे, प्लस MCQ कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 2 घंटे के अंदर पता चल जाएंगे आप पास हो कि नहीं। मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस तो आता ही है। मार्क्स देना ICAI के हाथों में, अपने हाथ में है काम करना। तो अपना ये सीक्वेंस था मेरा। फिर डिस्क्रिप्टिव किया, फिर MCQ किया, फिर वापस डिस्क्रिप्टिव किया। जो आखिरी का जो लेंदी या डिफ़िकल्ट पार्ट है ना, वो आखिरी में रखा मैंने। तो क्योंकि जो 40 से 50 मार्क का जो है ना, ऐसा ही पूछती है जो आपको आता है। ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे कि भाई आपको नहीं आता। एक्सेप्शनल AFM का पेपर जो इस साल जो रिलीज़ हुआ, बट बाकी के केस में ऐसा होता है भाई 40 से 50 के मार्क्स का ईजी या एवरेज आता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। नेक्स्ट MCQ 30 मिनट्स में किया, इन नेक्स्ट 40 to 45 मिनट मैक्स। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क का। तो आप देखोगे तो पूरा सीक्वेंस वाइज आपका 100 मार्क का अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आप 40 मार्क है तो अगर 45 या 50 मार्क्स का भी अगर इजी पार्ट है तो आप पहले लिख सकते हो, उसके बाद MCQ कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। बाकी जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो आप एंड में रखो, क्योंकि आपको 30 मार्क्स का है। और अगर आप डिफ़िकल्ट पार्ट एंड में करोगे तो आपके पास आराम से 45 या 50 मिनट्स बचेंगे। अगर MCQ जल्दी हो गए तो ये ज़्यादा टाइम बचेंगे आपको, तो आराम से आपको टाइम मिलेगा डिफ़िकल्ट पार्ट सोचने के लिए। और आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिफ़िकल्ट पार्ट है लिख के आना है, आता है नहीं आता है भाड़ में जाए, आपको लिख के आना है। क्योंकि जो दिखता है, जो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, देखो, जो दिखता है वही बिकता भी है। मुझे पता है मैंने लिखा है, जो दिखता है वही बिकता है। क्योंकि अगर आप 30 मार्क का अगर लिख रहे हो, कुछ भी स्ट्रेबल करके कुछ तो लिख रहे हो ना, आपको एटलीस्ट 4-5 मार्क में मिल गए हैं तो भी आपको एग्जाम्शन या 40 पार करने में मौका मिल जाएगा आपको। ये सारी चीज़ें। थियोरी का मैंने किया था, पहले मैं MCQ किया था, फिर प्रैक्टिकल किया था। क्योंकि थियोरी में क्या होता है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछते हैं कि भाई कि सवाल यही है कि केस स्टडी बेस होंगी, भाई इसमें से सवाल किए जवाब दो, वैसा। प्रैक्टिकल में थोड़ा दिमाग चाहिए अपने को, थोड़ा दिमाग चालू हो जाए ना भाई। एक बार आप लिखना चालू करोगे ना तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो MCQ का मैंने बोला था। थियोरी का ऑडिट के लिए मेरा ये चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि MCQ मेरे अराउंड 25 या 30 मिनट्स में हो गए थे और मेरे को 30 आउट ऑफ 30 मिले ऑडिट में। और ओवरऑल स्कोर मेरा 68 मार्क्स था। मैंने रिजल्ट आई विल अटैचिंग कि भाई रिजल्ट क्या है मेरा। रिजल्ट हाँ वो शायद मैं भेज दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, पहले MCQ किया, फिर प्रैक्टिकल किया और आराम से। थियोरी में मेरे को टाइम नहीं लगा कि भाई लिखने में टाइम नहीं लगा। मैंने जो प्रैक्टिकल में जो सम सोल्व करना है, कैलकुलेशन वगैरह है, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, और हाँ कैलकुलेशन की भी बात करूँ, अगर कैलकुलेटर लेके जा रहा हूँ तो एटलीस्ट 2 लेके जाना। मेरे दोस्त के साथ हुआ है, वो लेके गया था, मस्त 2 लेके गया था, दोनों सेकेंड हैंड। मतलब कोई नया नहीं था, वो पुराने थे, दोनों काम करना बंद कर दिया था उसने। फिर बोरो किया, ऑब्वियसली बोरो किया बाजू वालों से, तो हो गया था। तो एक बार कैलकुलेटर एक बार चेक कर लेना, वरना फिर सेल हो तो सेल चेंज करवा के जाना। एक कैलकुलेटर वाली टिप थी। ठीक है, और हाँ तो बाकी ये बात हुई। बाकी आप पेपर लिख रहे हो, ठीक है, तो पेपर में डोंट पैनिक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये पॉइंट ऐड करने का मकसद क्या है। जब मेरा पहला पेपर था एडवांस अकाउंट का, मैंने ओबियसली ये सब प्लानिंग करके गया। वहाँ पे लिखा क्वेश्चन 6 अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड शेयर। मैंने बोला यस
आज सुबह ही रिवर्स करके गया हूँ, पहले वही करता हूँ। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट था, मेरे को अभी तक याद है, वो मैंने किया। मेरे को लगा बेसिक एलुटेड और डाइल्यूटेड एलुटेड बराबर, वो सब किया मैंने। क्वेश्चन 6 का था, ए पार्ट था, लिखना चालू किया। मार्क्स का वेटेज था 4 मार्क, टाइम लगा 40 मिनट। इस टाइम में तो भाई पैनिक होना ही चाहिए ना भाई कि ये क्या हो गया है। फिर मैंने एंड में जो आंसर आया, नंबर ऑफ शेयर काउंट था 40 लाख मेरा आंसर। मेरे को अभी तक आंसर याद है, 40 लाख आया। पता नहीं कैसे है नंबर ऑफ शेयर 40 लाख तक। पर मैंने बोला ठीक है, कितना टाइम बचा? मैंने तो देखा 40 मिनट हो गया। मैंने बोला कितना बाकी है? मैंने बोला बहुत बाकी है। मैंने बोला अभी सोचना बंद करना चालू। मेरे को पता नहीं भाई गॉड ग्रेस क्या दिमाग चालू हुआ, एक 1 बाय 1 जो लिखते आया। फिर मैं 56 तक पहुंचा। मैं मतलब वही था कि मेरा मतलब दिमाग में वही चला था कि अगर मेरा आखिरी अटैम्प्ट है बराबर, इसके बाद अगर मेरा ये अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं नहीं देने वाला हूँ। तो ये थोड़ा मेरा थिंकिंग को मेरा यूज़ हुआ कि भाई मैं कर पाया कि अगर क्लियर, ठीक है। तो ये मेरे को एडवांस अकाउंट में काम आई। FM में भी हुआ था। FM में क्या सीन हुआ था, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पेपर था ऐसा, मतलब FM की तरह तो नहीं। FM में क्या हुआ था कि था थोड़ा कि हेवी पेपर था थोड़ा, तो काफ़ी लोगों का पैनिक हो चुके थे ऑटोमेटिकली। मैंने बोला कि देखो मेरे बाकी के सब्जेक्ट अच्छे गए, BFM का पूरा लिख के आना है, बाकी पास होना होगा तो भगवान के हाथों में, अपने हाथों में सिर्फ लिखना था, लिख के आना है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपीरियंस है। तो डोंट पैनिक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, वन ऑफ द की पॉइंट, ठीक है। ड्यूरिंग और एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा, मैंने लिखा तो नहीं यहाँ पे। अगर आपका एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल कि बहुत दूर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके घर से दूर है, फॉर एग्जांपल हाफ एन आवर के या 1 घंटे की दूरी पे। तो मैं जब 2 बजे का पेपर था, तो रेयरली मतलब कभी हुआ ही नहीं कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो 11:30 या 12 बजे के बाद मैंने बुक्स उठा के की हो। क्योंकि काफ़ी लोग करते हैं कि भाई जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके बाहर जाके भी बात पढ़ते डिस्कस करते हैं। मैं तो सब रख के गया था, जो भी था ना, मैंने बोला कि रख के आऊँगा, दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँगा, पूरा सेटअप करके गया था कि भाई अभी इसके बाद जो लॉ का पेपर है सब बाहर निकल के रखा मैंने, आते ही डायरेक्ट लॉ उठाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मेरे हाथ काफ़ी लोग का भी हो सकता है कि एड मोमेंट पे पढ़ के वही एग्ज़ाम में आ गया, होता है, चांसेस होता है, ऐसा नहीं कि। पर मेरे को नहीं जमा, क्योंकि एड मोमेंट पे आप पढ़ते हो तो आपका दिमाग थोड़ा हो जाता है कि भाई सुन हो जाता है कि भाई कुछ याद नहीं आ रहा है, कितना पढ़ूंगा, और अपनी एनर्जी भी थोड़ी बचा के रखनी होती है। तो ये मेरी चीज़ है। बाकी ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हैं। बाकी है 100% पेपर अटेंड करना है, डोंट नो जो भी लिखा है। डोंट डिस्कस और सॉल्व द क्वेश्चन पेपर आफ्टर रीचिंग होम। ये वन ऑफ द मेन चीज़ कि अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके उसके बाद डिस्कस मत करो क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, क्या आया था। चुपचाप घर पे जाओ, मुँह धो, थोड़ा रेस्ट करना रेस्ट लो, खाना खाओ, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे लग जाओ। पेपर जैसा भी आया हो फाड़ फेंक दो। मैं ऐसा करता था, अगर मेरा अकाउंट का पेपर गया, घर पे आया हो, फाड़ रहा हूँ, रख रहा हूँ, या फिर अंदर एनवेलप था उस पर रख रहा हूँ, ऐसा था। फाड़ना थोड़ा डिसरिस्पेक्टिंग हुआ था, बट हाँ ठीक है, मैंने एक पेपर में किया था, पर उसके बाद समझ में आया कि भाई नहीं करना चाहिए। हाँ वही बोल रहा हूँ, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। फिर स्टार्ट रिवाइजिंग फॉर नेक्स्ट सब्जेक्ट एज सून एज पॉसिबल। घर पे पहुँच के रिवाइज करो। हाँ तो हाँ, ये भी एक गोल्डन टिप है कि पेपर हार्ड आएगा। ये एक चीज़ मेरे को मेरे बड़े भाई ने सिखाई है कि अगर पेपर हार्ड आया सबके लिए आएगा, अगर ईजी आएगा तो सबके लिए ईजी आएगा। तो अगर पेपर हार्ड आया या ईजी आया तो ओवर रिएक्ट मत करो। अगर पेपर ईजी आ गया तो इतना नाचने मत लगो कि भाई क्या क्या है। इफ़ यू नो ICI अगर हार्ड पेपर पूछ रहा है तो मार्किंग भी स्टेबल रखती है। अगर ईजी पेपर है तो मार्किंग भी उस हिसाब से होंगी। इतना मतलब इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करना, पेपर पूरा लिख के आना। ये है टेकल विद द काम माइंड, बी पॉजिटिव, और पूरा अपना 100% दे के जाओ। क्योंकि भाई कर्मण्यवाधिकारस्ते एक है ना कोट भगवद गीता का, कर्मण्यवाधिकारस्ते है माँ फलतु कदाचन। अपने कर्म पे बिलीव कर भाई कि तूने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। क्योंकि देख रिजल्ट अपने हाथों में नहीं है, अपने हाथ में जो काम था पढ़ाई करना वो हम कर रहे हैं, हमने अच्छे से किया है, पूरा प्लान करके किया है, सब रिविजन करके किया है, ठीक है। तो आप इतना मत सोचो, लग जाओ, पढ़ाई पे लग जाओ। और अगर कुछ क्यूरी वगैरह रही तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो, या फिर आप पर्सनल DM भी कर सकते हो। मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे भेज दूंगा, आप लिंक्डइन, या फिर ऐसा होगा तो मैं अपना ईमेल ID कुछ तो कनेक्ट करने के लिए कुछ तो कुछ डाल दूंगा। ये मेरा पहला वीडियो प्रॉपर बनने वाला है, पता नहीं कैसा रिएक्ट करने वाला है उस हिसाब से। बाकी चीज़ें ये हो गई पूरा डिस्कशन अबाउट। तो डाउट कितना टाइम हो गया, अपने पास टाइम है थोड़ा बच गया है। तो मैं हाँ तो ये डिस्कशन तो करने ही वाला हूँ। पर अगर किसी को ऐसा है कि पढ़ाई पे थोड़ा है तो आप आगे जा सकते हैं। और अगर ये सुनना है कि क्या सीन है मोटिवेशन वगैरह, तो बात करता हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों अभी बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस की, क्या है बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट। तो भाई इसमें क्या सीन है, अगर आप स्ट्रगलिंग विद द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यू शुड नो कि भाई कि ये एक फेज़ है, एक ख़त्म हो जाएगा। ये लाइफ का एक ऐसा मोमेंट है जो इसके बाद अगर आप क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपके पास भाई अप्रिसिएशन ही है भाई। ऑब्वियसली सीए फाइनल की एग्ज़ाम होगी, बट अब अगर आप इंटरमीडिएट पास करते हो, आपके आर्टिकल से चोरी होंगी, चालू होंगी, नए दोस्त बनेंगे, आपको जो अपना होम प्लेस है जहाँ पे स्टडी करे हो वहाँ से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, नेटवर्किंग होगी। मेरे केस में ऐसे ही हुआ था। मैंने जब सीए इंटर पास किया था, मुंबई चला गया था आर्टिकलशिप के लिए। वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाई बहुत एंगेज हुआ भाई। पेपर प्रेजेंटेशन, नेशनल लेवल गया, एनटीएस गया, वहाँ पे दोस्त बने, लोग जानने लगे। यूट्यूब चैनल पे थोड़ा वीडियोस डाले मैंने, और नेटवर्किंग हुई, काफ़ी चीज़ें सीखने मिली, काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया। आउट ऑफ जो भी अपने लीग है, आउट ऑफ तो क्या बोलते हैं कम्युनिटी वगैरह, कोई राजस्थानी है, मारवाड़ी है, मुंबई में पूरा एक्सपीरियंस मिला। तो यही सारी चीज़ें है। उसके बाद हाँ, तो वही चीज़ है, फिर लोगों का रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर आप इंटर में हो तो आप, टू बी ऑनेस्ट, में हार्ड ट्रूथ बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। अगर आप इससे इंटर में हो तो अगर आप क्लियर नहीं किया है तो यू आर कंसिडर एज अ 12th फेल। मेरे को ये बात किसने बताई? व्हेन आई फेल्ड इन नवंबर 2023 या 2023, तो वहाँ पे मैंने जॉब ढूंढना चालू कर दिया था। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे होम टाउन मेरा सूरत है, वहाँ पे एक FMCG कंपनी थी, उदना करके एक जगह है वहाँ पे। तो मेरे को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब मेरे पास नॉलेज था, इंटर का नॉलेज था, TDS TCS क्या होता है, कैपिटल गेन वगैरह। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास नॉलेज है सब कुछ, पर मेरे पास अभी रिजल्ट नहीं है इसका। तो वो लोग बोले कि मैं आपको सिर्फ 12th पास आउट कंसिडर करूँगी। मतलब जो लड़की थी, जो HR था वो लड़की थी, और आपको क्या 8 हज़ार की सैलरी होगी, और आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ही, ये ट्रूथ है कि अगर आप इंटर क्लियर नहीं हुए तो आपका कुछ वैल्यू नहीं है। सीए फाउंडेशन को आज कोई कंसिडर भी नहीं करता। आई नो अभी थोड़ा टफ हो चुका है सीए फाउंडेशन, पर फिर भी अगर आप इंटर क्लियर नहीं करते हो तो आपको कोई नहीं पहचानने वाला, कोई नहीं मानने वाला। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा मेहनत कर ले भाई, थोड़ा टाइम है, 2-3 महीने का टाइम है, थोड़ा कर ले। और मैं थोड़ा कैजुअल टॉक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एज अ मेंटर बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा कोई दोस्त होता और जो इंटर में या कोई फाउंडेशन या फाइनल में अगर स्ट्रक होता तो मैं कैसे बात करता। मैं आप पूरा वीडियो देखोगे ना, मैं ऐसा प्रोफेशनली गया ही नहीं हूँ कभी, क्योंकि मेरा ये वीडियो का मकसद यही है कि भाई कुछ चीज़ें हैं ना, वो आप एक्सपीरियंस करने के बाद ही मिलती है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस मेरा वही है कि यही है कि भाई थोड़ा काम करो, मेहनत करो, और सीए इंटर में, सीए फाइनल में ज़रूर मिलते हैं भाई। अगर वीडियो पता नहीं कैसे रेंज जाएंगी, आई डोंट नो, बट हाँ कि 1 घंटे का पूरा मूवी जैसा लग रहा है। पर हाँ, मैंने A to Z सारी चीज़ें कवर की है। अगर कोई कुछ भी क्वेरी या कुछ भी डाउट हो आपको, तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह जो भी है, मैंने डाल दी है। अगर आपको ये फाइल भी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। और फॉर एनी क्वेरी या कुछ भी डाउट हो आपको, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, आप यू कैन ईजिली फॉलो मी, कनेक्ट विथ मी, DM मी। तो that's all from my side. Thank you for so much for watching and watching for so long time. 1 घंटे पूरा हो गया, और आई डोंट नो कि कैसे रिएक्ट करूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार इतना बड़ा वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर एफर्ट एंड योर डेडिकेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। फाड़ के आओ।